फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एमसीएससी चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और इन्जॉय के साथ पढ़ रहे होंगे। जैसे कि आप लोग अदर सब्जेक्ट को इन्जॉय के साथ पढ़ते हैं, उसी प्रकार आप लोग साइंस को भी इन्जॉय के साथ पढ़ रहे होंगे। और अब आप लोगों को साइंस का क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, क्योंकि हम लोग साइंस के अब कई चैप्टर्स देख चुके हैं। तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया होगा साइंस में भी कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएंगे, किसी भी एग्जाम्स में आएंगे, तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन पे आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पादप शरीर क्रिया विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? आपको बताना है कि पादप शरीर क्रिया विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। पहला ऑप्शन है अजैविक क्रियाओं का, सेकंड है जैविक क्रियाओं का, थर्ड है एक व दो दोनों, फोर्थ है ना तो एक ना तो दो। तो आपको बताना है पादप शरीर क्रिया विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो पादप शरीर क्रिया विज्ञान जो है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पौधों की विभिन्न जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और जैविक क्रियाएं जो होती हैं उसमें रासायनिक और भौतिक दोनों क्रियाएं आ जाती हैं। और जैविक क्रियाएं क्या होती हैं? ये पादप कोशिका में होने वाले सभी रासायनिक और भौतिक परिवर्तन तथा पादप कोशिकाओं एवं वातावरण के बीच सभी प्रकार के आदान प्रदान जैविक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। और जो आपका रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण, पाचन, श्वसन, प्रोटीन तथा वसा पदार्थों का संश्लेषण इत्यादि शामिल होते हैं। और जो आपका भौतिक परिवर्तन होता है उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, वाष्प का विसरण, परासरण, बाष्पोत्सर्जन, पौधों में रसारोहण, खनिज तत्व तथा जल का अवशोषण, ये सब आपका भौतिक परिवर्तन में है। तो फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये राइट हो जाएगा, जैविक क्रियाएं। पादप शरीर क्रिया विज्ञान में हम जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन EMD हैच, सेकंड है स्टीफन हेल्स, थर्ड है CR स्लैक, फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जो जनक हैं ये स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये राइट हो जाएगा। और पादप शरीर क्रिया विज्ञान जो है ये विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पौधों के विभिन्न जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे की संरचना और कार्य की इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है ऊतक, सेकंड है कोशिका, थर्ड है पत्तियां, फोर्थ है तना। तो आपको बताना है कि पौधे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो जो कोशिका वृद्धि और विकास में रासायनिक और भौतिक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं, और विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक और भौतिक परिवर्तन होते हैं पौधों की शरीर रचना की इकाई जो होती है ये कोशिका के द्वारा ही होते हैं। इसीलिए कोशिका को पौधे की संरचना तथा कार्य की इकाई भी कहा जाता है। और इसमें होने वाले जो विभिन्न परिवर्तन ही कार्यकी के अंतर्गत आते हैं। तो आपको आंसर पता चल गया होगा कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, कोशिका या कोशा इसको कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, ये कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं। सेकंड है पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से ऊर्जा मुक्त कार्बनिक पदार्थ मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तीसरा है प्रायः सभी पौधे जल और अकार्बनिक तत्वों को भूमि से प्राप्त करते हैं। कूट में बताना है कि कौन सा सही है, केवल पहला दूसरा, केवल दूसरा तीसरा, केवल पहला तीसरा, उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। हम लोग पिछले वीडियो में इसके बारे में, प्रकाश संश्लेषण के बारे में बहुत अच्छे से देखा है, तो अब आप लोगों को इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो पहला कह रहा है हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो ये स्वपोषी होते हैं, ये राइट हो गया। ये कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं में नहीं करते हैं। कार्बनिक पदार्थों का निर्माण जो ग्लूकोज बनाते हैं वो कार्बनिक पदार्थ ही तो हुआ। C6H12O6 जो बनता है, हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में प्रकाश और क्लोरोफिल के द्वारा जो भोजन बनाते हैं वो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और ग्लूकोज में कार्बन के 6 अणु पाए जाते हैं, तो ये आपका कार्बनिक पदार्थ हो गया। तो ये बोल रहा है इसमें कि कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं में नहीं करते, ये गलत है। हरे पौधे स्वपोषी होते हैं और कार्बनिक पदार्थों का निर्माण ये स्वयं करते हैं। तो पहला आपका गलत हो गया, पहला ये रॉन्ग हो गया। दूसरा कह रहा है पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 तथा जल की सहायता से ऊर्जा मुक्त कार्बनिक पदार्थ मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ये अभी मैंने बताया, ये आपका राइट हो गया। पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 और जल की उपस्थिति में
उपस्थिति में क्लोरोफिल और प्रकाश के द्वारा जो सहायता करके अपना भोजन बनाते हैं वो ऊर्जा मुक्त करते हैं कार्बनिक पदार्थ के रूप में। और ये जो कार्बनिक पदार्थ होता है ये कार्बोहाइड्रेट होता है, C6H12O6 होता है। तो ये आपका राइट हो गया। तीसरा इसमें कह रहा है कि प्रायः सभी पौधे जल व अकार्बनिक तत्वों को भूमि से प्राप्त करते हैं। ये भी आपका राइट है। सभी पौधे जो होते हैं वो धरती से ही, मिट्टी से ही जल प्राप्त करते हैं। अकार्बनिक तत्व जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इस तरह के जो तत्व होते हैं जिसमें कार्बन ना हो वो अकार्बनिक तत्व कहलाते हैं। ये सब वो भूमि से प्राप्त करते हैं। तो आपका कौन सा कूट सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। दूसरा एंड तीसरा, पहला जो है गलत हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे के भस्म में लगभग कितने प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं? पौधे के भस्म, भस्म मतलब प्लांट ऐश, प्लांट ऐश मतलब जो पौधों को जलाया जाता है उसका राख जो होता है, ऐश मतलब राख होता है। पौधों के जो राख होते हैं उसमें कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं आपको बताना है। पहला ऑप्शन 50, दूसरा 60, 75, 80। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो पौधों के भस्म में लगभग 60 विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं, किंतु सभी तत्व जो होते हैं ये पौधों के लिए अनिवार्य नहीं होते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन आएगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। 60 तत्व जो है पाए जाते हैं और ये सभी पौधों के लिए अनिवार्य नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने पोषक तत्व की अनिवार्यता की कसौटियाँ नामक सिद्धांत प्रतिपादित किया है? पहला ऑप्शन स्टीफन हेल्स ने, सेकंड है ऑर्नन ने, थर्ड है H.A. क्रेप्स ने, फोर्थ है उपर्युक्त सभी ने। तो जल्दी से आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसमें बताना है कि पोषक तत्व की अनिवार्यता की कसौटियाँ नामक सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया। तो 1938 में आर्नन नामक वैज्ञानिक ने किसी खनिज पोषक तत्व की अनिवार्यता की कसौटी नामक सिद्धांत को प्रस्तावित किया था और इन्होंने बताया था कि जो अनिवार्य तत्व की उपस्थिति में पौधों में विकार उत्पन्न हो जाते हैं और पौधे अपना जीवन चक्र नियमित रूप से पूरा नहीं कर पाते हैं और उसी तत्व में जो विकार का निदान होता है जिससे वो उत्पन्न होते हैं, जिससे विकार उत्पन्न होते हैं उसी से उसका निदान होता है। और इन्होंने तीसरा बताया था कि वह तत्व उपापचय में सीधे भाग लेते हैं। तो ये है पोषक तत्व की अनिवार्यता की कसौटियाँ। ओके, तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। पौधों के अनिवार्य पोषक तत्व में शामिल हैं, आपको बताना है पौधों के अनिवार्य पोषक तत्व में कौन कौन से शामिल हैं। मुख्य पोषक तत्व, द्वितीय पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो पौधों की वृद्धि तथा विकास के लिए 18 आवश्यक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है और जिसे 3 श्रेणियों में रखा गया है। कहीं कहीं ये 17 भी देता है। अगर ऑप्शन में आपके 17 है तो 17 राइट हो जाएगा। 18 जो होता है तत्व, ये 18वें नंबर का जो तत्व है बाद में जोड़ा गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लगाएंगे, ये 17 है तो 17 करेंगे, अगर 18 दिया है तो 18 हो जाएगा। तो पौधे की वृद्धि और विकास के लिए 18 आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और इसको 3 भागों में बांटा गया है। मुख्य पोषक तत्व, द्वितीय पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व जो होते हैं वो ऐसे तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता पौधों को अधिक मात्रा में होती है, ये मुख्य पोषक तत्व हो गए। इसमें जो आते हैं आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास आते हैं। और दूसरा है द्वितीयक पोषक तत्व। द्वितीय पोषक तत्व जो होते हैं इस वर्ग के तत्वों की जो है पौधों को आवश्यकता मुख्य पोषक तत्वों की अपेक्षा कम होती है और इसके अंतर्गत जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर ये सेकेंडरी में आते हैं और ये मेजर फर्स्ट में आते हैं, मुख्य पोषक तत्व में आते हैं और ये सेकेंडरी में आते हैं, द्वितीय पोषक तत्व में आते हैं। और सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है? वे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधों को सूक्ष्म मात्रा में होती है, बहुत कम मात्रा में होती है, उसे सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। और इसमें जो है आयरन, मैग्नीज, तांबा, जिंक, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, बोरान, निकिल, ये सब सारे तत्व आते हैं। और जो निकिल होता है ये कुछ ही पौधों के लिए आवश्यक तत्व के रूप में प्रयुक्त होता है। निकिल जो है कुछ ही पौधों के लिए आवश्यक तत्व होता है, सभी पौधों के लिए नहीं होता। ओके, और 16 तत्वों के अलावा जो है 3 ऐसे तत्व हैं जो स्ट्रांसियम, बेनेडियम और एल्यूमिनियम भी है, ये भी पौधों के लिए केवल उपयोगी होते हैं लेकिन इनको आवश्यकता की सूची में शामिल नहीं किया गया है। और जो नया जोड़ा गया है ये 17वां व 18वां जो पादप पोषक तत्व हैं, 17वें नंबर पे सोडियम को जोड़ा गया है और 18वें नंबर पे कोबाल्ट को जोड़ा गया है अनिवार्य तत्व में।
ओके। तो आपको पता चल गया होगा कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। मुख्य पोषक तत्व में जो आते हैं उसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस तथा पोटास आते हैं। और द्वितीय में जो आते हैं उसमें आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आते हैं। और सूक्ष्म पोषक तत्व में जो है इसमें मैग्नीज, तांबा, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, बोरान, निकिल, ये सब आते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 17वां और 18वां आवश्यक पादप पोषक तत्व में शामिल है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए। अभी मैंने बता दिया आपको 17वें नंबर पे कौन सा जोड़ा गया, 18वें नंबर पे कौन सा जोड़ा गया, कौन से ऐसे हैं जो 16वें नंबर पे हैं। 3 हैं और केवल पौधों के लिए उपयोगी है और आवश्यकता की सूची में इसको शामिल नहीं किया गया है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, सोडियम, सेकेंड है सोडियम और कोबाल्ट, थर्ड है जिंक और मॉलिब्डेनम, फोर्थ है कार्बन और ऑक्सीजन। तो जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो 17वां और 18वां जो आवश्यक पोषक तत्व है, 17 नंबर पे आपका सोडियम है और 18वें नंबर पे आपका कोबाल्ट है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पादप शरीर के अंश में किसको आधार तत्व नहीं माना गया है। आधार तत्व किसको नहीं माना गया है बताना है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पादप शरीर के अंश में किसको आधार तत्व नहीं माना गया है, नहीं बताना है आपको, नहीं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो पादप शरीर का जो अंश होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही आधार तत्व माना जाता है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट के अंश होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला जो होता है C6H12O6 होते हैं। तो इसमें आपका कौन कौन से आधारभूत तत्व हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो आपके ऑप्शन में देखिए कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, आपका नाइट्रोजन इसमें नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो 4 जो है ये इसमें शामिल आधार तत्व में नहीं है। ओके, और ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इसी से ही कोसा भित्ति का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखते हैं जीव द्रव्य तत्व में शामिल हैं। आपको बताना है जीव द्रव्य तत्व में कौन कौन से शामिल हैं। नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो जीव द्रव्य जो तत्व होते हैं उसमें नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस को जीव द्रव्य तत्व कहा जाता है, क्योंकि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर बने होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर बने होते हैं, मिलकर जो है जीव द्रव्य के प्रमुख भाग होते हैं। ये जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं ये जीव द्रव्य के प्रमुख भाग होते हैं। तो आपका उपर्युक्त सभी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन से तत्व कुछ विशेष अवस्थाओं में पौधे पर विषैला प्रभाव नहीं डालते हैं। पौधे पर विषैला प्रभाव नहीं डालते हैं, आपको बताना है। आर्सेनिक, कैल्शियम, कॉपर और Hg मतलब पारा, इसको बोलते हैं पारा या मरकरी भी कहते हैं इसी को, पारा या मरकरी। तो जल्दी से आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। खनिज तत्वों में कौन सा है जो विषैला प्रभाव नहीं डालते हैं। तो आर्सेनिक, कॉपर और पारा जो है ये कुछ विशेष अवस्थाओं में पौधों पर विषैला प्रभाव नहीं डालते हैं। और आपका ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जो है ये दूसरे खनिजों के विषैले प्रभाव को समाप्त करके आयनिक संतुलन बनाते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। कैल्शियम जो है इस पर विषैला प्रभाव नहीं डालता है, बल्कि इसकी दूसरे खनिज के विषैले प्रभाव को समाप्त करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पौधों के विकास तथा वृद्धि के लिए कितने अनिवार्य तत्व हैं। आपको बताना है पौधों की वृद्धि और विकास के लिए कितने अनिवार्य तत्व हैं। 20, 18, 15, 25। तो अभी मैंने आपको डिटेल में बताया है, 2 क्वेश्चन में रिपीट किया है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आप लोग ध्यान से सुना करें जो डिटेल हम बताते हैं, क्योंकि उसी में ही क्वेश्चन, उसी से आगे स्टेप के जो क्वेश्चन बनते हैं कभी कभी उसी से ही बन जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग ध्यान से सुना करें और आंसर देने का प्रयास किया करें। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पौधों के विकास तथा वृद्धि के लिए कितने अनिवार्य तत्व हैं। तो पौधों के विकास और वृद्धि के लिए 18 आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसको 3 श्रेणी में बांटा गया है। मुख्य पोषक तत्व, द्वितीय पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व में आपका ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास थे। द्वितीय पोषक तत्व में जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर थे। सूक्ष्म पोषक तत्व में जो आपका था मैग्नीज, तांबा, जिंक,
मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, बोरान, निकिल और आयरन थे। और 16 तत्वों के अलावा जो थे 3 तत्व थे, स्ट्रॉन्सियम, वेनेडियम, एल्युमिनियम जो थे ये केवल पौधों के लिए उपयोगी हैं, इनको आवश्यकता की सूची में शामिल नहीं किया गया है। और 17वां नंबर का जो आपका नया बना है पादप पोषक तत्व वो सोडियम है। 18वें नंबर का कोबाल्ट है। तो आपके कितने हो जाएंगे? 18। और पहले जो है 17 थे, वर्तमान में 18 हो गए हैं, पहले इसकी संख्या 17 थी। तो पौधे के विकास और वृद्धि के लिए 17 या 18 अनिवार्य तत्व शामिल हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लहसुन, प्याज तथा तेल में गंध एवं स्वाद के विकास में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? सल्फर, मैग्नीज, जिंक, क्लोरीन। तो आपको बताना है कि लहसुन, प्याज तथा तेल में जो गंध आते हैं या स्वाद जो आते हैं उसके विकास के लिए कौन से तत्व महत्वपूर्ण हैं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा जल्दी से। और ये आप लोग कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं। तो आपका जो सल्फर है, सल्फर के वजह से लहसुन, प्याज और तेल में गंध और स्वाद आते हैं। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मृदा विहीन संवर्धन में शामिल है। मृदा विहीन संवर्धन में शामिल है क्या है? बालू का संवर्धन, विलयन का संवर्धन, 1 व 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो आपको बताना है कि मृदा विहीन संवर्धन में कौन शामिल है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो मृदा विहीन संवर्धन क्या होता है? ये जो होता है ये वे सभी अनिवार्य खनिज पदार्थ जो पौधे मृदा से जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं और उनके विलयन में पौधों को उगाया जाता है, यह पोषक विलयन कहलाता है। और जिस पोषक विलयन में सभी अनिवार्य खनिज पदार्थ उपस्थित होते हैं उसे सामान्य पोषक विलयन कहते हैं। और पौधों के विभिन्न भागों की जो उपयोगिता होती है उसका अध्ययन मृदा विहीन संवर्धन या विलयन संवर्धन के अंतर्गत किया जाता है। और आपका मृदा विहीन संवर्धन को 2 भागों में बांटा गया है, बालू का संवर्धन और विलयन संवर्धन। बालू संवर्धन जो होता है, इस विधि में पौधों की जड़ों को शुद्ध बालू में रखा जाता है और बालू में पोषक विलयन डाला जाता है। और विलयन संवर्धन जो होता है, इस विधि में पौधे की जड़ें तरल पोषक विलयन में रहती हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। मृदा विहीन मतलब जिसमें मिट्टी का प्रयोग ना किया गया हो, उसको पोषक विलयन के माध्यम से उगाया गया हो। और बालू संवर्धन में जिसमें बालू में पौधों को उगाया गया हो और ऊपर से विलयन उसमें डाला गया हो, बालू संवर्धन। और विलयन संवर्धन जिसमें विलयन में ही पौधों को उगाया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है, क्योंकि पहला ऑप्शन मृदा में जल वायव अंगों में नहीं पहुंच पाता। सेकंड है जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। तीसरा है वृक्ष मृदा जीवाणुओं से संक्रमित हो जाता है। फोर्थ है जड़ों को श्वसन हेतु ऑक्सीजन नहीं प्राप्त हो पाता है। देखिए आईएएस में आए हुए क्वेश्चन है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से भी आप लोग कर सकते हैं। बचपन से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि पौधों में जल का और भोजन का संवहन किसके माध्यम से होता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें बताना है कि जैसे जब किसी वृक्ष की छाल, मान लीजिए कोई वृक्ष है, उसकी ऐसे मान लीजिए कोई वृक्ष है, उसकी जो छाल है यहाँ आधार के पास से ही इसको गोलाकार रूप में हटा देते हैं, इसकी छाल को ऐसे चारों तरफ से हटा देते हैं, तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख जाती है। क्यों सूख जाती है ये आपको बताना है। तो संवहनी जो पादप होते हैं ये 2 प्रकार के परिवहन ऊतक पाए जाते हैं। संवहनी पादपों में 2 प्रकार के परिवहन ऊतक पाए जाते हैं, फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम और दूसरा है जाइलम। जाइलम है, 2 प्रकार के संवहनी ऊतक पाए जाते हैं। और जो ये फ्लोएम होता है ये किसी वृक्ष की छाल की सबसे आंतरिक परत होता है और इसका जो कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निर्मित घुलनशील कार्बनिक पदार्थ का परिवहन करना। और वृक्ष के आधार के पास से उनकी छाल निकाल देने पर फ्लोएम पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है और जिसके फलस्वरूप जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पत्तियों द्वारा निर्मित जो पोषक तत्व होते हैं वो जड़ों तक नहीं पहुंच पाते हैं और जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं, इसीलिए वृक्ष धीरे धीरे सूख जाते हैं। और आपका जो फ्लोएम है, फ्लोएम के द्वारा आपका भोजन का संवहन होता है, जाइलम के द्वारा आपका जल का संवहन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। यदि किसी पेड़ के कोई वृक्ष है उसके आधार के पास से गोलाकार हम छाल को निकाल देते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं पत्तियां करती हैं। वो पत्तियां जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाती हैं वो नीचे जड़ तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे यह धीरे धीरे सूख कर नष्ट हो जाती है। तो
आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। आपको बताना है पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है किसके लिए? आहार वहन के लिए, अमीनो अम्ल बहन के लिए, ऑक्सीजन बहन के लिए, जल बहन के लिए। तो जल्दी से कमेंट कीजिए। अभी मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि फ्लोएम का क्या कार्य होता है, जाइलम का क्या कार्य होता है, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। तो पौधों में जो फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है ये आहार वहन के लिए, आहार वहन मतलब भोजन के लिए। तो फ्लोएम का जो मुख्य कार्य होता है वो पौधे के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में स्थानांतरित करना होता है, और इस ऊतक को बास्ट भी कहते हैं। और यह 4 प्रकार की कोशिकाओं जैसे चालनी अवयव, सखी कोशिकाएं, फ्लोएम मृदुतक एवं फ्लोएम तंतु से निर्मित होता है। और जाइलम पौधों में जल का संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। फ्लोएम जो है ये भोजन के लिए उत्तरदायी होता है, जाइलम जो है जल के लिए उत्तरदायी होता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। फ्लोएम जो है आहार वहन के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा तत्व है जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो पौधों के विकास के लिए हम जैसे बताएं कि 17 अनिवार्य तत्व या 18 अनिवार्य तत्व होते हैं, जिसमें से जो है 9 की आवश्यकता जो होती है बृहद मात्रा में होती है और 8 की आवश्यकता सूक्ष्म मात्रा में होती है। और जो बृहद मात्रा वाले तत्व होते हैं उनको भी 2 भागों में बांट देते हैं, प्राथमिक में और द्वितीयक में। प्राथमिक जो है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आते हैं। और द्वितीयक जो होते हैं उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आते हैं। ठीक है, जिन पोषकों की अधिक आवश्यकता होती है, और जबकि सूक्ष्म पोषक जो होते हैं इनकी आवश्यकता पौधों को कम मात्रा में होती है। और जिस कम मात्रा में जिसकी आवश्यकता होती है वे हैं लौह है, जिंक है, मैग्नीज है, बोरान है, तांबा है, मोलिब्डेनम है, निकिल है और क्लोरीन है। तो आपका कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। सोडियम जो है पौधों के विकास में आवश्यक तत्व नहीं है। ओके, ऐसे भी आप समझ सकते हैं सोडियम जो है नमक होता है, नमक को भी सोडियम बोलते हैं। तो पौधों में नमक की कोई आवश्यकता जल्दी नहीं होती है, तो ये आपका अनावश्यक तत्व हो गया। और पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो हो गया ये आपका द्वितीयक पोषक तत्व में शामिल है और ये पौधों के विकास के लिए आवश्यक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। पौधों में पानी पहुंचाया जाता है। आपको बताना है पौधों में पानी किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? जाइलम द्वारा, एपिडर्मिस द्वारा, फ्लोएम द्वारा, कैम्बियम द्वारा। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। आप लोग के लिए एक सबसे इजी क्वेश्चन है क्योंकि कई बार रिपीट हो गया है, तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही इसका आंसर देने में। तो जल्दी से आंसर बताइए। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। पौधों में जो पानी का संवहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। पानी या जल का संवहन जाइलम द्वारा होता है और फ्लोएम के द्वारा भोजन का संवहन होता है। जाइलम जो है आपके जड़ों में पाए जाते हैं, फ्लोएम जो है छाल में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? गांठ गठन मतलब जो गांठ का निर्माण करते हैं दलहनी फसलों में। ऑप्शन है नाइट्रोजन, सेकंड है सिलिकॉन, थर्ड है बोरान, फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कौन से पोषक तत्व हैं जो दलहनी फसलों में गांठ बनाने में आवश्यक होते हैं? तो बोरान जो होता है ये पौधों के लिए आवश्यक एक सूक्ष्म पोषक तत्व है और यह दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथिका गठन के लिए आवश्यक होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, बोरान। बोरान जो है ये दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? आपको बताना है धान में जो खैरा नामक रोग होता है वो किस तत्व की कमी से होता है? मैग्नीज, क्लोरीन, जिंक, उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो धान का जो खैरा रोग होता है ये जिंक की कमी से होता है। जिंक की कमी से होता है। खैरा रोग क्या होता है? ये धान में लगने वाला एक रोग है जिसमें पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं और बाद में यह कत्थई रंग के हो जाते हैं और इससे जो होता है पौधे बौने रह जाते हैं और इनका विकास कम हो पाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में कि खैरा नामक रोग कैसे होता है। इनकी पत्तियाँ जो होती हैं पहले इस पर हल्के पीले रंग के पत्तियाँ हो जाती हैं। ये देखिए हल्के पीले रंग की पत्तियाँ हो जाती हैं, फिर धीरे धीरे ये कत्थई रंग का रूप ग्रहण कर लेते हैं। ये तो पौधे की पत्ती, धान की जो खेती है उसमें खैरा नामक रोग कुछ इसी प्रकार होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आपका क्वेश्चन है
बोरान की न्यूनता के कारण सेब में कौन सा रोग हो जाता है? बोरान की कमी के कारण सेब में कौन सा रोग होता है? पहला आंतरिक कार्क, सेकंड है डाई बैक, थर्ड है वाटर कोर, फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है बोरान की कमी से सेब में कौन सा रोग हो जाता है। तो बोरान की कमी से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, आंतरिक कार्क नामक रोग हो जाता है। सेब में कुछ ब्लैक पेन हो जाता है, उसके आप देखे होंगे सेब में कुछ धब्बे पड़ जाते हैं ब्राउन ब्राउन कलर के, यही सब जो है ये आंतरिक कार्क नामक रोग है। तो ये आपका बोरान के कारण होता है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो राइट हो जाएगा। सेकंड है, फूल गोभी में बटनिंग रोग किसकी कमी के कारण होता है? फूल गोभी में बटनिंग रोग किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन है मैग्नीज, नाइट्रोजन, बोरान, जिंक। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो फूल गोभी में जो बटनिंग रोग होता है ये नाइट्रोजन की कमी से होता है, नाइट्रोजन की कमी से होता है। और बटनिंग रोग आपने देखा होगा कि कभी कभी गोभी जो होते हैं उसके फ्लावर देखिए बीच बीच में गैप हो जाते हैं, कुछ छितरा हुआ उसके फूल निकलते हैं, और कभी कभी उस पर धब्बे भी पड़ जाते हैं। तो इस टाइप के रोग जो होते हैं ये गोभी में हो जाते हैं, वो भी नाइट्रोजन की कमी से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, लीची में पत्ती जलना किसकी कमी के कारण होता है? बोरान, पोटेशियम, कॉपर, जिंक। तो आपको बताना है लीची में जो पत्ती जल जाते हैं वो किसकी कमी के कारण होते हैं। तो जल्दी से आंसर बताइए। तो आपका ये जो पोटेशियम होता है, लीची में पत्ती जो जलते हैं ये पोटेशियम की कमी के कारण होते हैं। और लीची में पत्ती जलता है, आप ये फिगर के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से पत्ती, जैसे पत्तियाँ सूख जाती हैं, देखिए जैसे पत्तियाँ ये सूख जाती हैं, हल्का पीला हो जाता है, फिर ये सूख जाती हैं, उससे झड़ने लगती हैं। तो ये है लीची की पत्ती का जलना नामक, इसको रोग कहते हैं। तो ये आपका होता है पोटेशियम की कमी से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नींबू में डाई बैक रोग किसकी कमी के कारण होता है? नींबू में डाई बैक रोग किसकी कमी के कारण होता है? कॉपर, मैग्नीज, कैल्शियम, पोटेशियम। तो आपको बताना है कि नींबू में जो डाई बैक नामक रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है। जल्दी से आंसर बताइए। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, कॉपर की कमी से नींबू में डाई बैक नामक रोग हो जाता है। और डाई बैक रोग जो होता है, कुछ ये भी आप फिगर के माध्यम से देख लीजिए, नींबू के पौधा देखे होंगे, उसमें ऐसे सफ़ेद सफ़ेद फफूंदी पड़ जाते हैं पूरी डाल में, और ये पौधों को विकास करने में, रोग वृद्धि करने में अवरोधक का कार्य करते हैं, और इनमें पत्तियां जो है ख़राब हो जाती हैं। ये ज़्यादातर तनों में होते हैं इस प्रकार के रोग। ये जो डाई बैक नामक रोग हैं ये नींबू के हमेशा डालों में होते हैं, और ये तनों में ये रोग फैलता है, और कुछ इसी तरह से होता है। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, कॉपर। नींबू में डाई बैक जो रोग होता है कॉपर के कारण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, मटर में मार्स रोग किसकी कमी के कारण होता है? आपको बताना है मटर में जो मार्स रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? बोरान, मैग्नीज, नाइट्रोजन, जिंक। तो जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो मटर में जो मार्स रोग होता है वो मैग्नीज के कारण होता है, मैग्नीज के कारण मटर में मार्स रोग हो जाते हैं। और मार्स रोग कुछ इस तरह से होता है, मटर तो आप लोग देखे ही होंगे, मटर के बीज में या उनकी पत्तियां जब होती हैं यहाँ पे ऐसे ब्लैक या ब्राउन कलर में हो जाते हैं, तो इसी को ही मार्स रोग कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार फ्रेंड आज का क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, एंजॉय के साथ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, और किसी भी क्वेश्चन में आप लोग को किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।